काश ये बात मुझे पहले से पता होती। क्या बस इतनी छोटी सी गलती की वजह से मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया? गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के जो ज्यादातर कारण हैं वो इतने छोटे हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इनकी सिर्फ जानकारी मात्र होने से ही आपका क्लेम अप्रूव हो सकता है और इंश्योरेंस कंपनी को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर पाए। तो क्या है गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट होने के मुख्य कारण और कैसे आप अपना क्लेम उनसे रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं, आज के वीडियो में हम ये सब जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कारण है दोस्तों डिले इन क्लेम इंटीमेशन, यानी एक्सीडेंट के बारे में या नुकसान के बारे में बीमा कंपनी को देरी से सूचना देना। जब भी हमारी गाड़ी का कोई नुकसान होता है तो हमें लगता है कि इंश्योरेंस तो हमारे पास है ही, तो क्लेम तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन हम ये नहीं समझते कि क्लेम लेने की तरफ जो हमारा पहला कदम है वो है बीमा कंपनी को इसके बारे में बताना। जब भी हमारी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है, गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, कोई भी नुकसान होता है, तुरंत इसकी जानकारी हमें बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पे देनी होती है। क्लेम दर्ज करवाते टाइम सही जानकारी उनको बताएं और आगे जाके जब भी आपका क्लेम प्रोसेस होता है तो उसमें कोई भी बदलाव ना करें। जब आप बीमा कंपनी को कॉल करें तो उन्हें ये ज़रूर कहें कि अगर बीमा कंपनी का कोई अधिकारी मौके पे आकर स्पॉट सर्वे करना चाहता है, यानी नुकसान का जायजा लेना चाहता है, तो वो आ सकता है। नहीं तो आपको अपने फ़ोन में फ़ोटो और वीडियोज़ के द्वारा तो ये कैप्चर कर ही लेना है। अगर हम देरी से सूचना देते हैं बीमा कंपनी को तो इस तरह की छोटे मोटी जांचों की वजह से वो बहाना बनाकर हमारा क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों रॉन्ग एनसीबी इन पॉलिसी। एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस तो आप जानते ही हैं, एक तरह का डिस्काउंट है जो बीमा कंपनियां अपने कस्टमर्स को देती हैं क्लेम ना लेने के बदले। ये हर क्लेम फ्री ईयर के साथ बढ़ता जाता है। पहले क्लेम फ्री ईयर के बाद आपको 20% एनसीबी मिलेगा, उसके बाद 25, 35, 45 और मैक्सिमम 50% तक डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये IRDA का स्लैब है। जिस भी साल आप क्लेम लेंगे वापस से आपका एनसीबी 0 पे आ जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में तो डिस्काउंट सबको चाहिए, तो क्या पता चलता है दूसरी इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर लेंगे और हमने क्लेम लिया है ये उनको बताएंगे ही नहीं और अपना नो क्लेम बोनस हम डिस्काउंट ले लेंगे। पॉलिसी तो कम से कम सस्ती बनेगी, लेकिन मेरे दोस्त पॉलिसी तो बन जाएगी, लेकिन जब क्लेम आता है तो सर्वेयर का जो पहला काम होता है वो आपकी पॉलिसी से एनसीबी वेरीफाई करता है। यानी जो आपकी पुरानी बीमा कंपनियां हैं उनसे ये पता करता है कि आपने जो नो क्लेम बोनस लिया है वो सही है या नहीं, यानी पुरानी पॉलिसीज में आपने कोई क्लेम तो नहीं लिया है। और अगर ऐसा पाया जाता है कि आपने गलत डिक्लेरेशन करके नो क्लेम बोनस ले रखा है तो आपका क्लेम पार्शली यानी क्लेम का कुछ हिस्सा या फिर कंप्लीटली पूरा क्लेम भी रिजेक्ट किया जा सकता है। एक छोटे से डिस्काउंट के लिए ऐसी गलती ना करें। अगर आपने क्लेम लिया है तो वो बीमा कंपनी को बताएं और जो आपका एलिजिबल, जो आपका बनता है नो क्लेम बोनस वही आप लें और गलत जानकारी से एनसीबी डिस्काउंट ना लें ताकि आपके फ्यूचर में क्लेम में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट रीजन है दोस्तों ओनरशिप ट्रांसफर। मैंने एक यूज्ड गाड़ी परचेज की, यानी एक पुरानी गाड़ी खरीदी और आरसी में मैंने अपना नाम अपडेट करवा लिया, लेकिन इंश्योरेंस में नहीं करवाया। क्यों? मुझे लगता है कि जब ये पॉलिसी रिन्यू करवाऊंगा तब उसमें अपना नाम मैं दर्ज करवा लूंगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आपकी आरसी में आपका नाम अपडेट होके आता है तुरंत आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी वही नाम अपडेट करवा लेना है, तभी आपको इस पॉलिसी के अंडर कवरेज मिलेगी। ओनरशिप ट्रांसफर के एंडोर्समेंट के लिए एक छोटी सी प्रोसेस है जिसमें आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन की जाएगी और इसका जो खर्चा है वो मात्र 50 से 100 रुपये ही है। अगर इसके अलावा आपकी जो प्रीवियस ओनर हैं, जो पुराने मालिक हैं, उन्होंने कोई नो क्लेम बोनस ले रखा है तो वो भी आपको वापस कंपनी को पे करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अपना नया नो क्लेम बोनस दोबारा 0 से कमाना होगा। और इस प्रोसेस के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी में भी आपका नाम अपडेट होके आ जाएगा और अब क्लेम में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी डिटेल जो आरसी में दर्ज है वो सेम ही डिटेल्स पॉलिसी में भी मेंशन है और आपके क्लेम में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगला कारण है मल्टीपल डैमेजेस। मान लो मेरी गाड़ी का फ्रंट बम्पर है वो टूट गया, लेफ्ट साइड का जो शीशा था वो भी ब्रेक हो गया कुछ दिनों के बाद, और जो पीछे वाली खिड़की है उस पर तो पहले ही स्क्रैच लगे हुए हैं। तो क्या ये तीनों डैमेजेस हैं ये मैं एक इंश्योरेंस क्लेम में क्लेम कर सकता हूँ? नहीं, वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि छोटे मोटे क्लेम्स का अलग अलग क्लेम क्या लेना है, जब 3-4 डैमेज एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो इंश्योरेंस में क्लेम कर लेंगे और गाड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम की एलिजिबिलिटी सिर्फ लेटेस्ट डैमेज की है, यानी जो सबसे नया नुकसान है वही इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। और एक बात है, जो पार्ट पहले से डैमेज है वो दोबारा डैमेज होता है तो वो क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है। मान लो जैसे आपका बम्पर ही है, बम्पर हमेशा लगता रहता है, सबसे फ्रंट वाला हिस्सा है, उसका कोई कॉर्नर से पार्ट टूटा हुआ है और दोबारा किसी मेजर एक्सीडेंट में वो बम्पर दोबारा से बड़ा हिस्सा उसका टूट जाता है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है, ये कहते हुए कि बम्पर आपका इस डैमेज से पहले ऑलरेडी ब्रेकन था, यानी टूटा हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी इसके पीछे जो हवाला देती है वो ये कि हमारी लायबिलिटी सिर्फ नए पार्ट के टूटने पर रिप्लेस करने की है, टूटे हुए पार्ट के दोबारा टूटने पर हम ये नुकसान कवर नहीं करेंगे। और दूसरा, हमने कई बार ये भी सुना है
कि गाड़ी की दोनों साइड कवर नहीं होती हैं। मान लो आपकी गाड़ी एक साथ आगे से लग जाए और पीछे से लग जाए, या लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एक साथ अगर डैमेज हो जाता है तो वो कवर नहीं होगा। ऐसा नहीं है, दोनों साइड के क्लेम्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन 10 में से 9 केसेस में ये अलग अलग टाइम पे होने वाले नुकसान है। यानी आगे से पहले लगी थी और बाद में कभी पीछे से लग गई तो हम उसे ठीक करवाने चले जाते हैं और उसे एक ही नुकसान में कवर करना चाहते हैं। अगर आपकी गाड़ी एक ही नुकसान में दोनों साइड से लग जाती है तो उसका फोटो या वीडियो प्रूफ जरूर लें और आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा, सर्वेयर को उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये नुकसान अलग अलग टाइम पे हुए हैं, यानी एक नुकसान अलग टाइम पे हुआ है, दूसरा नुकसान दूसरी साइड का अलग टाइम पे हुआ है, तो उस क्लेम में परेशानी जरूर आ सकती है। तो आपको करना क्या चाहिए, बड़ा कंफ्यूजिंग सा केस है। इसमें क्या है, अगर कोई माइनर डैमेज होता है गाड़ी में, कोई माइनर डेंट होता है या कोई माइनर डैमेज होता है, तो उसको जो आपको इंश्योरेंस में क्लेम नहीं करना ऑब्वियस है, उसको आप अपनी पॉकेट से ठीक करवा लें। लेकिन जो डैमेज आपको इंश्योरेंस में क्लेम करना है उसको उसी टाइम क्लेम करें जिस टाइम वो डैमेज हुआ है। ये वेट ना करें कि कोई दूसरा डैमेज होगा उसके साथ मैं इसको क्लब करके क्लेम कर लूंगा। जो डैमेज आपको लगता है कि आपको क्लेम करना चाहिए, तुरंत उसका क्लेम दर्ज करवाएं और उसे रिपेयर करवा लें। अगला कोई डैमेज होता है, अगर आपको लगता है उसका क्लेम लेना है, तो उसको उस टाइम पे रिपेयर करवा लें। 3-4 डैमेजेस को एक साथ इकट्ठा करके क्लेम करने की गलती ना करें, क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगला कारण है दोस्तों कि सीएनजी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में अपडेट ना होना। दोस्तों सीएनजी एक अच्छा अल्टरनेट है पेट्रोल की जगह, अच्छी माइलेज आपकी गाड़ी देगी, साथ में पोल्यूशन भी कम होगा। जब भी आप बाहर से अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाते हैं तो आरटीओ में पासिंग करवा के अपनी आरसी में आप सीएनजी ऐड करवा लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में ऐड नहीं करवाते हैं। यहाँ क्लेम में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मान लो कोई क्लेम आ जाता है आगे फ्यूचर में और इंश्योरेंस कंपनी जब उसका सर्वे करती है और देखती है कि गाड़ी के अंदर तो सीएनजी लगी हुई है लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में सीएनजी की कोई डिटेल्स एडिड नहीं है, तो क्लेम में दिक्कत आना तय है। सीएनजी ऐड करवाने के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक छोटी सी एंडोर्समेंट होती है जिसमें आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन की जाएगी और जो आपकी सीएनजी की वैल्यू है, जितने रुपए की आपने सीएनजी लगवाई है, जो उसकी इनवॉइस वैल्यू है, उसका कवरेज भी इंश्योरेंस पॉलिसी में दिया जाएगा। यानी कल को नुकसान होने के टाइम आपकी सीएनजी भी उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर की जाएगी, आपके लिए भी फायदे की ही चीज़ है। तो जब भी आप गाड़ी में बाहर से सीएनजी लगवाएं तो अपनी एंडोर्समेंट करवाएं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ सकते हैं क्योंकि वो सीएनजी की वैल्यू आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्स्ट्रा कवरेज ऐड ऑन कर रही है। तो सीएनजी सिर्फ आरसी में ऐड करवा के छोड़ देने से क्लेम में दिक्कत आना बिल्कुल कंफर्म है। इसकी एंडोर्समेंट जरूर करवाएं और इसे एज इट इज ना छोड़ें। अगला कारण है दोस्तों गाड़ी चोरी होने के क्लेम में गाड़ी की ओरिजिनल चाबियां। जब भी आप कोई गाड़ी चोरी होने का क्लेम दर्ज करवाते हैं तो उसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। कारण क्या है, इसमें ऐसी प्रोसेस इन्वॉल्व है जैसे कि एफआईआर है, अनट्रेसेबल रिपोर्ट सबमिट करवाना है, इनमें टाइम लगता है और उसके ऊपर से सर्वेयर के सवाल जवाब आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है गाड़ी की ओरिजिनल चाबियाँ। जब सर्वेयर आपसे मिलेंगे और आपसे सवाल जवाब करेंगे तो वो आपसे गाड़ी की ओरिजिनल चाबियाँ ज़रूर मांगेंगे। इससे वो ये चेक करना चाहते हैं कि गाड़ी चोरी होने में कहीं आपकी लापरवाही तो शामिल नहीं है, कहीं जो गाड़ी चोरी करने वाला है वो आपकी चाबी से ही तो आपकी गाड़ी ड्राइव करके नहीं लेके गया है। क्योंकि आईआरडीए की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि गाड़ी की ओरिजिनल चाबियां ना होने की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन ये गाइडलाइंस जरूर हैं कि अगर आपकी लापरवाही से गाड़ी चोरी हुई है तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। तो क्या करें ऐसे रिजेक्शन से बचने के लिए? सबसे पहले तो अगर आपकी गाड़ी की ओरिजिनल चाबी कोई पास्ट में गुम हो गई है, पहले गुम हो गई है, तो उसी टाइम उसकी एफआईआर दर्ज करवाएं ताकि आपके पास ये प्रूफ हो जाए कि इसके गुम होते ही आपने सूचना पुलिस को दे दी थी। दूसरा, हम अमूमन लॉक सेट चेंज करवा लेते हैं क्योंकि लॉक सेट में खराबी आना बिल्कुल आम बात है। अगर आप उसे रिप्लेस करवाते हैं, सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में ही की एंड लॉक रिप्लेसमेंट एड ऑन लें और उसके अंडर उसे चेंज करवाएं। दूसरा, अगर आप अपने पैसे से उसे चेंज करवाते हैं तो उसका कोई प्रूफ जैसे कि उसकी इनवॉइस या कोई भी लॉक सेट चेंज करवाने का प्रूफ अपने पास रखें ताकि आप ये प्रूव कर पाएं कि आपने जेन्युइन लॉक रिप्लेसमेंट करवाई थी और वो किस टाइम हुई थी, उसका प्रूफ आप उन्हें दे ही देंगे तो आपके क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप लीगली भी इसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल चाबियां नहीं हैं तो ऐसा डेड श्योर नहीं है कि सिर्फ सर्वेयर के कहने से ही क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। आप इसे लीगली चैलेंज कर सकते हैं और आपका क्लेम भी आपको मिल सकता है। अगर आप ओरिजिनल चाबियों से जुड़ा हुआ डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे इससे आपको डील करना है, तो आई बटन पर लिंक क्लिक करके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने वो सारे इंपॉर्टेंट कारण जान लिए हैं जो सुनने में तो बहुत छोटे हैं लेकिन क्लेम इनकी वजह से बड़े बड़े भी रिजेक्ट हो सकते हैं। अब आपकी ये जानकारी होने से आपका क्लेम रिजेक्शन से बच जाएगा और मेरी यही कोशिश है इंश्योरेंस इम्पैक्ट चैनल के द्वारा कि कोई भी जो सही क्लेम है, वैलिड क्लेम है, वो जानकारी के अभाव में रिजेक्ट ना हो कि हमें कुछ जानकारी नहीं थी इस वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया, जबकि हमने पॉलिसी के पूरे पैसे भी पे किए हैं, हमारा नुकसान भी जेन्युइन है, लेकिन हमारी गलती, हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से वो क्लेम रिजेक्ट हो
जाता है, उससे मुझे बहुत परेशानी है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो और अगर आपको लगता है कि आपके काम आएगी तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।